ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने जो लेथ मशीन थी उसका जो भी वर्किंग प्रिंसिपल, उसका इंट्रोडक्शन और जो भी पार्ट्स थे उन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। एक दो पार्ट्स रह गए थे तो उनको हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम शेपर जो मशीन होती है उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, आई थिंक बेड तक जो था, बेड तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। बेड तक हो गया था आई थिंक, है ना। बेड क्या था? बेड इज द बेस। जो लेथ मशीन होती है उस लेथ मशीन का जो बेस होता है उसको हम बेड बोलते हैं, जिस पर के बहुत सारे पार्ट माउंट होते हैं एंड एक्सेप्ट दी लेग्स को छोड़ करके बाकी सारे पार्ट जो है वो बेड पर माउंट होते हैं और आपका जो बेड होता है वो लेग्स पर माउंट होता है। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि ये जो बेड होता है दैट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के क्यों बना होता है? क्योंकि कास्ट आयरन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, डैम्पिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाइब्रेशंस को। जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला जो कंपोनेंट है वो ड्राइव मैकेनिज्म है। अब देखो, ड्राइव मैकेनिज्म हर एक में आएगी, चाहे कोई भी आपकी मशीन टूल हो, हर एक मशीन टूल में ड्राइव मैकेनिज्म तो आना ही है। ठीक है, अब ड्राइव मैकेनिज्म का काम क्या होता है? ड्राइव करना, बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को ड्राइव करना। ठीक है, चलाना। क्या है? इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड मोशन टू द वर्क पीस और टूल। और लिखना है, ऑफ नहीं लिखना, और लिखना है, और इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड मोशन टू द वर्क पीस और टूल। जो आपका वर्क पीस होता है और जो टूल होता है उनको रिक्वायर्ड मोशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ड्राइव मैकेनिज्म। दूसरा, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इसमें लगी होती है जो क्या करेगी? इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेगा। वी विल सप्लाई द इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड इट विल कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनटू द मैकेनिकल वर्क होगा। बेल्ट लगी होगी, पुली लगी होगी, गियर्स लगे होंगे, ये सारे कंपोनेंट इसके अंदर रहते हैं ड्राइव मैकेनिज्म में। ठीक है, ओके, चलिए। और इसका अगला पार्ट है कटिंग टूल। तो कटिंग टूल मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो मटेरियल को कट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, किसकी फॉर्म में? चिप की फॉर्म में। सो कटिंग टूल के बारे में लिखना, व्हाट इज कटिंग टूल? इट इज अ टूल विच रिमूव्स द एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स की फॉर्म में जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वर्क पीस से वो रिमूव करने का काम किसका होता है? कटिंग टूल का। सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स दैट आर जनरली कंसिडर ऑन दी लेथ। लेथ के पार्ट्स आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारे पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? समझ में आ गया लेथ के पार्ट्स के बारे में सब चीजें? यस सर। चलिए, अब लेथ पर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ये आपको पढ़ना है। द वेरियस ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेथ, वो क्या है? ये मैंने नाम लिखे हुए हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है असाइनमेंट में सारे। ठीक है, टर्निंग में आपको यहां समझा देता हूं कि टर्निंग क्या होता है, उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये असाइनमेंट है आपका। टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है? देखो, टर्निंग का मतलब होता है, टर्निंग इज एन ऑपरेशन टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट। ठीक है, एक शाफ्ट है, मान लिया ये आपकी शाफ्ट है, इस इनिशियली इसका डायमीटर इतना था, आपने कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहां पर लगाया और इतना डेप्थ ऑफ कट दिया आपने। ये आपका मान लिया चक था, है ना, ये चक मान लिया, यहाँ पर चक था आपका। इस चक के अंदर आपने इसको वर्कपीस को पकड़ा हुआ है, यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपने फीड किया तो क्या होगा? आपने क्या किया? जैसे ही आपने इतनी डेप्थ ऑफ कट दी तो क्या होगा? इतना मटेरियल यहां से रिमूव हो जाएगा। ये घूम रहा है वर्कपीस आपका इसके अंदर घूम रहा है, तो होगा क्या? आपने जैसे ही डेप्थ ऑफ कट दिया और इतना कट लगाया तो क्या होगा? इतना मटेरियल यहां से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव जब हो जाएगा तो आपका वर्कपीस कितनी डेप्थ ऑफ कट देनी है, कितना कट देना है, तो इतना मटेरियल आपका रिमूव यहां से होगा। अब क्योंकि वर्कपीस घूमेगा तो यहां से भी मटेरियल रिमूव हो जाएगा और उतना यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपके पास वर्कपीस मिलेगा वो पीस इतना मिल जाएगा। यहाँ पे जहां तक आपको जैसे टर्निंग इतनी करनी है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो भी है, तो यहाँ तक अगर आप टर्निंग करेंगे तो आपका जो फाइनल शेप मिलेगी वो इतनी शाफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको जो वर्कपीस है वो इस शाफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाली शेप में।
तो ये तो वर्कपीस उसके अंदर होल्ड है, यहाँ पे थोड़ी ना कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो टर्निंग क्या है? इट इज एन ऑपरेशन टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ एन शाफ्ट। एक शाफ्ट पे डायमीटर रिड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? टर्निंग बोलते हैं, ठीक है भाई। इज इट क्लियर? ये आपको लिखना है और ये डायग्राम बनाना है, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाओगे नहीं तो गलत हो जाएगा। फिगर लिखना है, फिगर हो जाएगा आपका टर्निंग का। दिस इज द फिगर फॉर टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। टर्निंग का हो गया। अब बात करते हैं स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग क्या होती है? जब टर्निंग को आप स्टेप में करो, मतलब क्या हो गया? आप जो डायमीटर है, व्हेन डायमीटर इज रिड्यूस्ड इन दी स्टेप्स, एक शाफ्ट के डायमीटर को जब आप स्टेप्स में रिड्यूस करते हो तो दैट इज कॉल्ड स्टेप टर्निंग। मतलब अगर पहले मान लिया कि आपकी शाफ्ट इनिशियल थी, उसका साइज था, फॉर एन एग्जांपल मान लिया 100 mm था। 100 mm की शाफ्ट को आपने, मैंने बोला कि भाई 100 mm की शाफ्ट है, उसको आपको 3 सेक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले मैंने बोल दिया आपको 80 mm, 60 mm एंड 40 mm 3 पार्ट बनाने हैं। इसकी टोटल लेंथ मान ली 100 mm की लेंथ, तो पहले वाला 20 mm को आपको 80 मतलब 80 mm को 80 के आसपास रखना है। 60 mm जो लेंथ होगी वो पोर्शन आपका रहेगा करीब 60 mm का, और 40 mm मान लिया कि 20 mm लेंथ बची हुई जो लेंथ है। मैंने बोला आपसे कि भाई ये जो शाफ्ट है आपकी, इसका ये वाला पोर्शन पहले आपका 100 था। मान लिया कि ये जो डिस्टेंस थी पहले, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ये 100 mm थी, ठीक है। ये डायमीटर जो था उसका वो 100 mm था। मैंने पहली टर्निंग की 80 mm वाली, तो मेरा क्या हो गया? शाफ्ट जो है मैंने 80 mm का कुछ पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन मैंने लगा दिया। मैंने डायमीटर रिमूव कर दिया, भाई ये 80 mm इतना कर दिया मैंने। फिर मैंने बोला कि अभी देखो, एक बार में जब रिमूव करोगे तो पूरा 80 हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि नहीं, ये इतना पोर्शन तो 80 में करना है। फिर क्या करना है? कुछ पोर्शन आपका 60 में करना है। तो मैंने क्या किया? कुछ पोर्शन इसका 60 में कर लिया, 60 mm कर लिया, मतलब और डायमीटर रिड्यूस कर दिया कटिंग टूल से। अब बचा डायमीटर, और बचा हुआ जो पोर्शन है वो मैंने बोला कि बाकी 40 mm करना है, 40 mm आपको करना है। तो आपने क्या किया? 40 mm कर लिया। तो आपके पास आपके कौन सी वाली शाफ्ट बन जाएगी? आपके पास ये वाली शाफ्ट बनेगी या साथ ये वाली शाफ्ट बन जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट होगा, आपका ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ जी, दिख रहा है? कंपाउंड रेस्ट मेथड, कंपाउंड रेस्ट मेथड भी होता है। तो हमने कटिंग टूल लगाया, और कटिंग टूल लगाने के बाद जो फाइनल शेप हमें मिली वो शेप कुछ इस तरीके से थी। मतलब हमने डायमीटर को इतना यहां रिमूव कर दिया, तो फाइनली हमें शाफ्ट कुछ इस तरीके से मिल गई। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देख रहे हो कि यहां पर जो डायमीटर आपने रिड्यूस किया है वो ग्रेजुअली रिड्यूस किया है। एक तरीके से टेपर बनना है भाई। टेपर का मतलब क्या होता है? किसी एंगल पे, है जी, किसी एंगल पे कटिंग होती है कि नहीं होती है? टेपर का मतलब बताया था मैंने, टेपर अलाउंस या ड्राफ्ट अलाउंस बनाया था, पैटर्न अलाउंस पढ़ाए थे, उसमें टेपर या ड्राफ्ट अलाउंस बताया था, तो उसमें भी एंगल में बनी थी। तो टेपर टर्निंग में क्या होता है? वी रिड्यूस द डायमीटर, वी ग्रेजुअली रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन बाय फीडिंग इट विद द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बता रहा हूं, एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, एसएससी जेई में पूछा गया था। ये जो टेपर एंगल टोटल होता है ना, टोटल टेपर एंगल होता है ये एंगल थीटा प्लस थीटा, ठीक है, 2 थीटा होता है टोटल एंगल। टोटल एंगल कितना होता है? 2 थीटा। ओके, हेलो, यस सर, समझ में आ रहा है? टोटल एंगल कितना होता है? 2 थीटा। अब आप मुझे, अब देखो इसमें एंगल पूछा जाता है कि टर्निंग एंगल कितना होता है, टेपर टर्निंग एंगल पूछा जाता है इसमें। तो हाफ एंगल की बात करेंगे तो हाफ एंगल होता है थीटा, और टोटल एंगल होता है 2 थीटा। कभी कभी अल्फा भी आता है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, तो देखो फॉर्मूले में क्या बनना है आपको। मैंने मान लिया कि ये जो शाफ्ट है यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ, जिस लेंथ पर मुझे टेपर टर्निंग करनी है वो लेंथ है L, ठीक है भाई। और यहां तक का जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर कैपिटल D है, और दूसरी साइड का जो डायमीटर है वो स्मॉल d है। बताओ, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ये डायमीटर स्मॉल d, ये वाला डायमीटर है कैपिटल D। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब क्या करना है? अब देखो मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आपको ये एंगल थीटा लगाना है, ठीक है, या ये वाला एंगल थीटा, अभी मैं सिंपल हाफ एंगल की बात कर रहा हूं, सेमी एंगल की, सेमी कोन एंगल या सेमी टर्निंग एंगल की बात कर रहा हूं। ये एंगल अगर थीटा है
ठीक है, तो मुझे ये एंगल कैसे पता चल सकता है? मैंने लेंथ बता दी और डायमीटर बता दिए, बताओ कौन सा रेशियो लगाना पड़ेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे लगाना है? अगर मैं यहां पर टेन थीटा अप्लाई करता हूं तो बताइए, क्या मैं टेन थीटा अप्लाई करूं यहां? अगर टेन थीटा मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? टेन थीटा अगर मैं इसमें, ये ट्राइंगल बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला देखो, यस सर। ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो आप, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? ये कैपिटल डी, माइनस ये स्मॉल डी, हाँ कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, है ना? यस सर। क्योंकि आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, सही है। यस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? एल। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो परपेंडिकुलर कितना है? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 एल, और एल नीचे एल आ जाएगा, है ना? आ गया? यस सर। तो ये थीटा, अगर थीटा आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहां बस टेन इनवर्स लग जाएगा, टेन इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यस बन गया। अब क्योंकि ये सेमी एंगल है, फुल एंगल की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एंगल यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो टोटल एंगल का फॉर्मूला आपको बनता है वो होता है 2 टेन इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने ये भी बता दिया, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। इसके मेथड आपको लिखने हैं कि टेपर टर्निंग करने के कितने मेथड है, ये आपके सिलेबस, ये आपको असाइनमेंट में करना है। मेथड फॉर टेपर टर्निंग, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, कितने मेथड होते हैं, ठीक है? सब्जेक्टिव पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी करना है। इज इट क्लियर? चलिए, अगला होता है पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ का मतलब होता है अलग कर देना, समझ में आया? पार्टिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। अब जैसे मान लिया ये शाफ्ट थी आपके पास, इजीली ये वाली शाफ्ट थी, ठीक है? अब इस शाफ्ट में आपने क्या किया कि भाई ये चक लगा होगा आपका, यहाँ पे चक के अंदर ये वर्कपीस फंसा हुआ है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई आपको मशीनिंग ऑपरेशन करना है, और मशीनिंग ऑपरेशन जो आपको करनी है वो केवल और केवल इतने पोर्शन पे करनी है। कितने पोर्शन पे? इतने वाले पोर्शन पे करनी है। मतलब ये वाला पोर्शन आपका बेकार है, इस पोर्शन पे कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है हमें, केवल ये वाला आपका वर्किंग है, ये वर्किंग, ये आपका एग्जैक्ट वर्कपीस पे जिस पे आपको काम करना है, इतना पोर्शन हटाना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक टूल लगाते हैं, पार्टिंग ऑफ टूल। क्या, कौन सा टूल लगाते हैं? पार्टिंग ऑफ टूल। पार्टिंग ऑफ टूल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है? इस पार्टिंग ऑफ टूल को इधर फीड करते जाते हैं, धीरे धीरे करके इसका डायमीटर कम होता जाता है, और एक टाइम के बाद ये वाला वर्कपीस, ये वाला जो राइट हैंड वाला पोर्शन है, टूट के गिर जाता है, ठीक है? तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन होता है? पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन इज डन व्हेन एवर वी वांट टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन अ पर्टिकुलर पोर्शन एंड वी वांट टू रिमूव द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ ए पर्टिकुलर वर्कपीस। तो जब इस पोर्शन को आपको हटाना है, केवल इतने पे काम करना है, तो उसको हटा दो। अगर ये नहीं हटाओगे तो ये वाला पोर्शन जो है वाइब्रेशंस वगैरह क्रिएट करेगा और बाकी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो हम इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं। दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पार्टिंग ऑफ, ठीक है भाई? ये आपको लिखने हैं, आप लिखोगे, एक एक दो दो लाइनें हैं इनकी, डायग्राम जरूर बनाने हैं सबके, तो वो आपको हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब होता है थ्रेड कर देना, थ्रेड्स काटना। इट इज एन ऑपरेशन टू कट द थ्रेड्स, THREADS, थ्रेड्स कट करना। थ्रेड्स को काट करने की, या जो चूड़ियां बनाते हैं ना, है ना, नट बोल्ट पे चूड़ियां बनाते हैं, थ्रेड काटते हैं, वो ऑपरेशन थ्रेडिंग होता है, ठीक है? वी ग्रुप्स जो बनाते हैं हम उसमें, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड थ्रेडिंग। थ्रेडिंग इज एन ऑपरेशन टू प्रोड्यूस द ग्रुप्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ थ्रेड, और टू प्रोड्यूस द थ्रेड्स ऑन द वर्कपीस। जैसे आपकी ये शाफ्ट कोई होगी, उस शाफ्ट पर आपको थ्रेड्स बनाने की ऑपरेशन को हम बोलते हैं थ्रेडिंग।
ये बीच वाला हटा देनी है, ये वाली लाइन हटा देनी है बीच वाली। ऐसे टाइप का थ्रेड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ जी। यस सर। तो थ्रेड ऐसी होते, चूड़ियां नट बोल्ट पे ऐसी कटी होती है कि नहीं कटी होती हैं? यस यस उस ऑपरेशन को बोलते हैं थ्रेडिंग। हाँ जी, थ्रेडिंग समझ में आ गया? यस सर। यस अच्छा, एक ऑपरेशन और होता है टैपिंग। एक ऑपरेशन और होता है टैपिंग। टैपिंग याद रखना, इंटरनल थ्रेड। इट इज एन ऑपरेशन टू क्रिएट इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड क्रिएट करने के ऑपरेशन को बोलते हैं टैपिंग, और उसके लिए जो टूल किया जाता है यूज, उसको टैपिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए। Yes, एक्सटर्नल sir. थ्रेड को थ्रेडिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग इज एन ऑपरेशन विच इज यूज टू प्रोड्यूस ए होल इन अ वर्क पीस। एक वर्क पीस है, इसके अंदर होल बनाने की जो प्रोसेस होगी उसको क्या बोला जाता है? ड्रिलिंग। ठीक है, ये होल बन गया, ये ड्रिलिंग हो गया। बोरिंग क्या हो गया? बोरिंग का मतलब है अगर जो होल पहले से बना है उस होल के डायामीटर को बढ़ाने का प्रोसेस बोरिंग होता है। तो पहले होल इतना था, आपने बोरिंग की तो डायमीटर बढ़ गया, तो ये ऑपरेशन आपका क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। रीमिंग क्या है? अब आप लोग देखते होगे कि जो होल ड्रिल हुआ है, अब अगर आप उसमें अपनी फिंगर अगर डाल के देखोगे, फिंगर को घुमाओगे, तो हो सकता है कि आपकी फिंगर कट जाए साइड से। आपकी जो फिंगर है वो साइड से थोड़ी सी इंजर्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब आपने ड्रिलिंग की तो अंदर छोटी मोटी कील भी निकली होंगी, इसमें छोटे छोटे, मतलब एक तरीके से होल आपका स्मूथ नहीं बना है। होल आपका कैसा नहीं बना है? स्मूथ नहीं बना है। तो उन स्मूथनेस, होल को स्मूथ करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? रीमिंग बोलते हैं। रीमिंग इज एन ऑपरेशन टू स्मूदन द सर्फेसेस ऑफ एन ऑलरेडी ड्रिल्ड होल। पहले से बने हुए होल की जो सरफेस होती है उनको क्लीन करना, उसको स्मूथ करने का जो ऑपरेशन होता है उसको रीमिंग बोलते हैं। ठीक है, बताइए समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए, अगला ऑपरेशन है नर्लिंग। अगला ऑपरेशन क्या है? नर्लिंग। नर्लिंग क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा बॉटल्स, पेप्सी की बॉटल देखी है? यस सर। कोका कोला, पेप्सी, ये सारी बॉटल्स जो होती हैं, अब उनका ढक्कन देखो आप ऊपर, और उस ढक्कन पे क्या देखा जाता है? ऐसी लाइनिंग्स बनी होती हैं, यस सर। है ना? यस सर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ग्रिप के लिए। हाँ, बिल्कुल सही है ना। तो अगर मेटल जो होगा, मेटल पे अगर आपको ग्रिप वगैरह बनानी होती है तो उसके लिए हम जो ऑपरेशन यूज करते हैं वो नर्लिंग ऑपरेशन होता है। नर्लिंग इज एन ऑपरेशन टू प्रोड्यूस ए ग्रिपिंग सरफेस ओवर द वर्कपीस। ठीक है, कभी कभी ऐसी होती है, कभी कभी उसमें डायमंड शेप की भी रहती है। याद रखना, डायमंड शेप क्वेश्चन पूछा गया है। डायमंड शेप की जो कटरिंग अगर आप प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो किस ऑपरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है? नर्लिंग के थ्रू। नाउ लेट इज स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड द शेपर। ओके, शेपर इज ऑल्सो ए मशीन टूल। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? देखो, शेपर जो मशीन है, मैं पहले बाकी मशीन के बारे में बता देता हूँ। शेपर हो गया, कुछ मशीन है शेपर। देखो अभी लाइट चली गई है, नेट कभी भी जा सकता है, तो कुछ नहीं। शेपर होती है प्लेनर, कभी कभी डबल एन लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक में PLANER लिखा जाता है। प्लेनर, शेपर, प्लेनर एंड स्लॉटर। ये तीन जो मशीन होती है ना, ये स्लॉट काटने के काम में आती है। ठीक है, स्लॉट काटने के काम में आती है। ठीक है, ये शेपर, प्लेनर एंड स्लॉटर। और जो तीनों मशीन्स होती हैं, ये तीनों मशीन आपके क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर वर्क करती हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, QRT, QUIC के क्विक रिटर्न, RETURN मैकेनिज्म, MECHANISM, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे काम करती है। ठीक है, याद रखना है, मैकेनिज्म पे किस कई बार पूछा गया है, लॉट ऑफ टाइम, आस्क सो मेनी टाइम। ये शेपर का डायग्राम है। ठीक है, ये शेपर का डायग्राम है, बस इसको नीचे और कलेक्ट कर लेना, यहाँ पे बेस बना देना है इस तरीके से। ये एक लाइन है इस तरीके से, थोड़ी सी रफ हो गई है, इसको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बेस होता है
किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। ये कॉलम है आपका। इस कॉलम में देखो यहां पर याद रखना, यहां पर थोड़े से कट बने होते हैं इसमें। कट मतलब अंदर थोड़ा दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, डॉटेड लाइन बता रहा हूँ। डॉटेड लाइन जो होती है वो हिडन पोर्शन को शो करने के लिए होती है। इसमें थोड़े से अंदर वो ना स्लॉट वो कटा होता है, स्लॉट कटा होता है अंदर से, ग्रुप्स बोल सकते हो, पैसेज होता है जिसमें आपकी रैम मूव कर सकती है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर, आ हाँ, रही है। तो देखो क्या पार्ट होते हैं। हाँ, सारे पार्ट बता देता हूँ। ये आपका बेस होता है जिस पर के सारे कंपोनेंट माउंट किए जाते हैं। ये आपका कॉलम होता है। कॉलम में क्या होता है? आपके जो भी ड्राइव कंपोनेंट होते हैं, ड्राइव मैकेनिज्म होती है, बाकी सारे कंपोनेंट को पावर देने के लिए वो ड्राइव मैकेनिज्म आपकी कॉलम के अंदर रहती है, जिसमें यहाँ पे स्लॉट अरे कटे होते हैं, फोन अंदर में अंदर देखना। दिख नहीं रहे। ठीक है, ये ऊपर जो देख रहे हो ये रैम है आपकी, रैम जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी। रेसिप्रोकेटिंग देखो, इसका मोशन दिखाया ना, लेफ्ट राइट दिखाया है, ये इधर और इधर, लेफ्ट में राइट में स्लाइड करेगी इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका, ये तो कॉलम हो गया बीच वाला पोर्शन, ये आपका कॉलम हो गया। 10 मिनट की रह गई है, 10 मिनट की रह गई। आवाज माइक ऑफ कर लो भाई, आवाज आ सॉरी रही है। सॉरी सर। ये आपकी मोटर लगी, हाँ ये आपकी मोटर लगी है। ठीक है, मोटर क्या करेंगे? मोटर को पावर देंगे, कहां से? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, इसको पावर सप्लाई करेंगे तो मोटर रन करेगी, और रन करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगी, जिससे गियर, पुली और बाकी सारे कंपोनेंट है वो मूव करेंगे। अब क्योंकि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या करेगी, जो रोटरी मोशन होगा उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो रैम होगी वो रैम क्या करेगी? आपका टू एंड फ्रो मोशन करेगी, लेफ्ट राइट मोशन, मतलब इधर खिसकाएगी, इधर उधर, इस तरीके से स्लाइडिंग मोशन करेगी। ठीक है, ये आपका क्लैपर बॉक्स लगा होता है। कौन सा बॉक्स लगा होता है? क्लैपर बॉक्स। क्लैपर बॉक्स का काम क्या होता है? क्लैपर बॉक्स का काम क्या होता है कि जब भी ये टूल पोस्ट होगा आपका, ये टूल पोस्ट आपका रहता है, इस टूल पोस्ट में आपका टूल होल्ड किया जाता है। ठीक है, ये टूल पोस्ट में ये कटिंग टूल आपका लगा है, ये देख रहे हो, या कटिंग टूल बनाया आपका, इस तरीके से बनाना है आपको, थोड़ा बड़ा है, इसको इस तरीके से लगा देना है। ये आपका कटिंग टूल लगा है। ठीक है, टूल पोस्ट पे, और ये आपका क्लैपर बॉक्स है। ये आपका कटिंग टूल लगा है, ये नीचे एलिवेटिंग स्क्रू है, इस स्क्रू को आप घुमाओगे तो आपकी टेबल ऊपर नीचे मूव करेगी। एलिवेटिंग स्क्रू का काम क्या होता है कि आपकी टेबल को ऊपर नीचे स्लाइड करना, जैसे आप घुमाओगे तो ऊपर चली जाएगी, नीचे करोगे तो नीचे आ जाएगी। स्क्रू जैक देखा होगा आप लोगों ने, स्क्रू जैक देखा है ना? अरे भैया, ट्रक वगैरह पंचर, टायर पंचर हो जाता है तो क्या करते हैं? स्क्रू लगाते हैं ना, स्क्रू जैक, उसको घुमाते हैं तो ट्रक का व्हील ऊपर उठ जाता है, नीचे उठ जाता है, ऐसा ही कुछ होता है, एलिवेटिंग स्क्रू होता है। घुमाएंगे तो टेबल पे क्या घुमाने होता वाला है? है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपका वर्कपीस रखा होगा, यहाँ वर्कपीस रखा जाता है, और उस वर्कपीस को हम होल्ड कर देते हैं क्लैंपिंग डिवाइस के अंदर। ये आपकी क्लैंपिंग डिवाइस बना देता हूं मैं इस तरीके, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना, इसमें कम लिखा है। ये आपकी क्लैंपिंग डिवाइस रहेगी। ये आपका हैंडल लगा हुआ है ना, ये क्लैंप लगी होगी इसके अंदर। इस क्लैंप से आप इस जो भी वर्कपीस आपका होगा, जो वर्कपीस आपका होगा उस वर्कपीस को आप इस क्लैंपिंग डिवाइस के अंदर फिक्स कर लेंगे। ठीक है, कटिंग टूल आपका जो नीचे है वो कट करते जाएगा, इस तरीके से स्लाइड करेगा। अब देखो जब ये कटिंग, ये तो पीछे आएगी रैम, तो ये कटिंग टूल आपका यहां रहेगा। आपका कटिंग टूल यहां कहीं रहेगा कि नहीं? तो जब ये एक बार कट करेगा तो ऊपर वाली लेयर को हटा देगा, ऊपर वाली लेयर को हटा देगा, इस तरीके से कुछ ऑपरेशन होता है। तो जब रैम आपकी इस तरीके से मूव करेगी तो आपका कटिंग टूल क्या करेगा? फॉरवर्ड स्ट्रोक, जब ये लाइट से लेफ्ट जाएगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा, इसका मोशन जब कटिंग टूल आपका यहां से इधर मूव करेगा तो क्या होगा? जो लेयर होगी वर्कपीस की, जो आपका वर्कपीस ये है, मान लिया वर्कपीस है आपका ये, और कटिंग टूल आपका कहाँ है? ये आपका कटिंग टूल रहेगा यहाँ पे। तो जब ये कटिंग टूल
इधर लगा हुआ है रैम में, आपकी जब रैम इधर से इधर मूव करेगी तो क्या होगा, आपका जो कटिंग टूल होगा वो कटिंग टूल क्या करेगा, जितना डेप्थ ऑफ कट होगा उतना मेटल ऊपर से रिमूव कर देगा। इतना मेटल ऊपर से रिमूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपकी अगर मान लिया आपकी जो सरफेस है ऊपर स्मूथ नहीं है, मान लिया इस तरीके से सरफेस स्मूथ नहीं है ऊपर वाली, तो जैसे ही आपने मटेरियल रिमूव किया तो एक तरीके से आपको स्मूथ सरफेस मिल जाएगी, फ्लैट सरफेस मिल जाएगी, प्लेन सरफेस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, शेपर का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई स्लॉट काटना है, बीच में से स्लॉट काटना है, तो भी हम शेपर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला मेरे पास ये कोई प्लेट थी, मान लिया कि ये कोई प्लेट थी, कलर चेंज करना, इसमें इस तरीके का ग्रुप बनाना है प्लेट के अंदर, तो वो शेपर से आप बना सकते हैं, ये ग्रुप बना सकते हैं इस तरीके का। ये ग्रुप कट जाएगा इसके अंदर से, ग्रुप मतलब खांचा, गड्ढा बन जाएगा, बीच में से गड्ढा कट जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, किस तरीके से काम करेगी, आपका जो वर्क पीस होगा यहाँ पे क्लैंप लगी होगी, उस ये टेबल में क्लैंप लगी होगी, उस टेबल में वर्क पीस को फिक्स कर लेंगे। ठीक है, याद रखना ये। फिर क्या होता है, आपका जो कटिंग टूल होता है वो कटिंग टूल रेसिप्रोकेट करेगा, और जैसे ही आपका वर्क पीस होता है उस वर्क पीस को एक मैं डायग्राम बना देता हूं आपको अभी सिंपल सा, तब उससे आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए अभी थोड़ा ऐसा हो गया, ये मान लिया आपका वर्क पीस था, तो कटिंग टूल आएगा, कटिंग टूल आएगा तो यहां से कुछ मेटल रिमूव कर देगा पहली बार में, इतना मेटल आपका रिमूव हो जाएगा, और ये कुछ लेंथ तक विड्थ तक काम हो जाएगा, तो इतना मेटल गायब हो जाएगा आपका यहां से। ठीक है, इतना मेटल यहां से रिमूव हो जाएगा पहले स्ट्रोक में। आपका कटिंग टूल जाएगा यहां पे रिमूव हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपकी टेबल को थोड़ी सी फीड देनी पड़ेगी, आपको टेबल को थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा, फिर आपका कटिंग टूल दोबारा से इधर जाएगा, काटेगा, और ये अगला वाला पोर्शन रिमूव कर देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने वाला हूं? चलो मैं सामने से दिखाता हूं आपको। इसको सामने से मैंने बना दिया, आपका कटिंग टूल गया, कटिंग टूल जाएगा आपका पहली बार में, तो आपने इतना मेटल जो है रिमूव कर दिया। लेट सपोज यू हैव रिमूव दिस मच अमाउंट, आपने ये मेटल रिमूव कर लिया, इतना मेटल यहां से चला गया है। फिर क्या होगा, आपका कटिंग टूल मूव किया, कटिंग टूल जैसे इस मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा, इतनी लेयर उसने हटा दी। अब आपको आगे वाली लेयर हटानी है, तो आपका कटिंग टूल तो इसी वे में मूव करेगा, आपका कटिंग टूल तो ऐसे ही मूव करेगा। अब आपको यहां से मटेरियल अगर हटाना है, इस जगह से आपको मटेरियल अगर हटाना है, तो आपको टेबल को और फीड देनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो आपने टेबल को थोड़ा सा खिसकाया, तो अगले वाले पोर्शन में क्या होगा, आपका और मटेरियल रिमूव हो जाएगा अगले स्ट्रोक में। फिर आएगा अगले वाले में, फिर और मटेरियल रिमूव हो जाएगा, अगले वाले स्ट्रोक में फिर और मटेरियल रिमूव हो जाएगा। अब इसमें एक बात याद रखने वाली वो है कि जो आपकी जो कटिंग होती है, वो कटिंग आपकी केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है। ठीक है, जब आपका कटिंग टूल यहां से इधर मूव करेगा, तो आपकी कटिंग हो जाएगी, उसको फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं या कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं या कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं। जब आपका टूल लौट के आएगा तो कोई भी कटिंग नहीं होती है, याद रखना, नो कटिंग, नो कटिंग। किस वाले स्ट्रोक में, दो स्ट्रोक होते हैं इसके, फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड बैकवर्ड स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, जबकि बैकवर्ड स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती। बैकवर्ड या इसको रिटर्न स्ट्रोक भी बोलते हैं, बैकवर्ड या रिटर्न स्ट्रोक। कभी कभी इसको आइडल स्ट्रोक भी बोलते हैं, आइडल, सुस्त, आइडियली कोई भी काम नहीं करेगा आपका कटिंग टूल, केवल जाएगा और लौट के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है केवल और केवल, रिटर्न स्ट्रोक में देयर इज नो कटिंग। रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती, कटिंग और केवल आपकी फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है, ये याद रखना है, दो स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, अब जब आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक, अब देखो, अब टूल क्लैपर बॉक्स का काम आता है आपका।
अब क्या होगा, जब आपका कटिंग टूल रिटर्न होकर के आएगा तो ये जो टूल है आपका थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, वो उसमें क्या होगा, आपका जो ये जो क्लैपर बॉक्स है थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ठीक है। ये दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द क्लैपर बॉक्स। इज इट क्लियर? आज के लिए हम यही, मैंने थोड़ा सा आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और ये सारी चीजें हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, शेपर के बारे में पूरी चीजें, ठीक है। चलिए आज